नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो लेके आए हैं वो आपके सामने चैप्टर फोर्स है, उसके हम लोग नोट्स को डिस्कस करेंगे। और जो फोर्स टॉपिक है क्लास 8 साइंस का एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में बहुत बेसिक सी बात कर लेते हैं कि फोर्स होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायरेक्शन होता है इसमें कि नहीं होता है, तो ये सारी बातें पहले कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है पुश या पुल। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को धक्का देना पुश कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस तरफ से अगर फोर्स लगाया गया तो इसको कहेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, अगर अगेंस्ट में खींचा आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना कहलाता क्या है, फोर्स। तो साइंस में पुश या पुल कहलाता है फोर्स। ठीक है, अब यह याद रखिएगा कि जब भी फोर्स लगेगा बॉडी में तो हो सकता है कि बॉडी में मोशन हो, और अगर मोशन नहीं भी होगा तो इट विल बी टेंडिंग टू मूव, मतलब वो मोशन मतलब मूवमेंट की कोशिश करेगा या मोशन होने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन होती है कब, जब बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो बॉडी में मोशन आता है वो किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है। अब बात आती है फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन यूनिट होती है। न्यूटन का साइंटिस्ट है, उनका नाम आप लोग ने सुना ही होगा। तो इन्हीं के ये कह सकते हैं कि मेमोरीज़ में, इन्हीं के आदर में हम लोग ने फोर्स की यूनिट किसके नाम पे दी है, न्यूटन के नाम पे दी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे गोल कीपर है, वो बॉल को सेव कर रहा है, तो ये भी एक फ़ोर्स लगा रहा है बॉल पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉल है, एक हॉकी प्लेयर है, वो क्या कर रही है कि बॉल को क्या कर रहा है, वो आगे की ओर मूव करा रहा है। तो मूव कराने के लिए वो क्या कर रहा है, बॉल को लगातार पुश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बॉल पे पुश फोर्स लगा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बॉल को स्टॉप करने के लिए भी एक फ़ोर्स लगाया जा रहा है, जो बॉल की स्पीड को क्या कर देगा, बिल्कुल ज़ीरो कर देगा फाइनली। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और फोर्स मेनली कर क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल रुक रही है, मतलब बॉडी के मोशन को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, इस केस में देखेंगे तो मूव करा रहा है, मतलब बॉडी को मोशन प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड केस में भी देखेंगे तो बॉडी पहले मोशन कर रही थी, अब किस में आ जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की जो स्टेट है, मतलब मोशन में है या रेस्ट में है, उसको चेंज करने का काम कौन करता है, फोर्स करता है। इसके बाद आते हैं फोर्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए क्या कहा गया है, इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तब फोर्स लगता है। और जो इंटरेक्शन के टाइम पे फोर्स लगता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब क्या हुआ, जब दोनों बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है, तब दोनों बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल सबसे अच्छा है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज़ क्या होंगी, आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स याद रखिएगा, एक एग्जांपल है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का। इसके बाद दिया गया है फोर्सेज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड्स टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का, और यहाँ पर ही एक और फोर्स लगा 20 न्यूटन का। तो अगर आपसे पूछा जाए इस बॉडी पे, इस बॉडी का जो मास m था, इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लगा, क्योंकि दोनों का फोर्स का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो सेम है, तो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, दोनों फोर्सेस जुड़ जाते हैं। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अपोजिट फोर्सेस लग रहे होते, जैसे मान लीजिए बॉडी थी आपकी, इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगा 20 न्यूटन का, तो अब जो दोनों फोर्सेस है वो ऐड नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एफ नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 - 10, और 20 - 10 का मतलब कितना है, 10 न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोग के सामने कर देते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन का लगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन पे भी एक और फोर्स लग गया 10 न्यूटन का। तो अगर इस आप बॉडी पे देखेंगे तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस बॉडी में नेट फोर्स 0 है। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। कैसा फोर्स कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इधर से भी 10 न्यूटन लगा और सेम डायरेक्शन से एक और 10 न्यूटन लग गया। अब देखेंगे आप जो नेट फोर्स होगा वो 20 न्यूटन राइट की तरफ होगा,
ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है, इसमें एफ नेट जो है, नेट फोर्स जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्योंकि नेट फोर्स ये जीरो के बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आगे आते हैं, देखिए क्या कहा गया है, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पे जरूरी नहीं कि एक ही फोर्स लग रहा हो सकता है एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हों, जैसे भी हम लोग ने कंडीशन देखी थी। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए अगर बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं तो होता क्या है कि इस बॉडी का क्या होगा, मतलब ये किस डायरेक्शन मूव करेगी, इसका शेप चेंज होगा कि साइज़ चेंज होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक कोई फोर्स नहीं डिसाइड करता। इन तीनों फोर्सेस का, या जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं बॉडी में, उसका नेट फोर्स डिसाइड करता है। ठीक है, नेट फोर्स डिसाइड करता है कि जो बॉडी में मोशन होगा या शेप का चेंज होगा वो कैसा होगा। ये कौन डिसाइड करता है, नेट फोर्स डिसाइड करता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड। यहाँ पर आपको ये समझना है मे शब्द क्यों लगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास कुछ भी है, इस पर फोर्स लगाया गया, ठीक है, फोर्स लगाया तो आपको पता है बॉडी मूव करने लग जाएगी, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब दो होता है, वेलोसिटी में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो हो सकता है दोनों चीज़ें चेंज हो जाए या कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब हो सकता है कि फोर्स लगाने पे मास ज़्यादा है, बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स लगाया हमने थोड़ा बहुत, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया, मे दिया गया है। मतलब ज़रूरी नहीं कि स्पीड चेंज हो जाए या वेलोसिटी चेंज हो जाए, वो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर चेंज होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स लगने पे ही चेंज होगी, बिना फोर्स लगने पे चेंज नहीं हो सकती है किसी बॉडी की स्पीड। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मान लीजिए बॉडी इधर की ओर मूव कर रही थी, सेम इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी, और हमने फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगा दिया, तो होगा क्या, बॉडी की पहले वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, फोर्स लगाने पे क्या होगा, फोर्स भी देखिए उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, हो सकता है 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए, वो डिपेंड करेगा हम लोग ने फोर्स कितना लगाया। ठीक है, तो अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है, मोशन की डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो वो हमेशा वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर इसका उल्टा काम कर रहे होते, उल्टा काम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फोर्स इधर ना लगा के, फोर्स की डायरेक्शन ये ना होती, अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे होते, जैसे ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे होते तो पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी तो हो सकता है अब कितनी हो जाती, 5 मीटर पर सेकंड हो जाती। मतलब अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, मोशन की डायरेक्शन अगर इधर है, फोर्स अगर लेफ़्ट की ओर लग रहा है और मोशन इधर की ओर है, तो क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। और अगर मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, अ चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए अभी हमने कहा था कि जब भी फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, ठीक है, तो बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो जाए, मतलब उसकी हो सकता है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए। या हो सकता है कि अगर उसकी वैल्यू सेम भी रह रही हो तो हो सकता है उसके डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, एक तो स्पीड की वैल्यू चेंज हो सकती है और दूसरा बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। दोनों ही चीज़ें चेंज हो सकती हैं, किससे, फोर्स से। तो ये चीज़ यही यहाँ पे बताई गई है, अ चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन। तो या स्पीड मतलब या तो वैल्यू चेंज हो जाए स्पीड की, या तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों ही चेंज हो जाएं। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं कि बॉडी की क्या चीज़ चेंज हो रही है, तो बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन बॉडी का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो बॉडी मोशन कर रही है, तो उसी को कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। इसके बाद कहा गया, दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स क्या करता है कि बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, चेंज करता है।
आगे आते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्क्राइब बाय स्पीड एंड द डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी बॉडी का स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज़ें आएंगी, एक तो स्पीड की वैल्यू आएगी, ठीक है, स्पीड की वैल्यू आएगी, और दूसरा बॉडी का डायरेक्शन आएगा कि बॉडी का डायरेक्शन क्या था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं किसमें, स्टेट ऑफ मोशन में। तो बॉडी पे जब भी फोर्स लगेगा तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, या तो स्पीड की वैल्यू चेंज होगी और या तो बॉडी का डायरेक्शन, या दोनों के दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। देखिए अगर बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि बॉडी की स्पीड क्या है, बॉडी की स्पीड है ज़ीरो, ठीक है। तो बॉडी की अगर स्पीड जीरो होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अब बॉडी में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। देखिए बॉडी अगर रेस्ट में है या बॉडी मूव कर रही है तो दोनों ही कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्टेट ऑफ मोशन कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब बॉडी सिर्फ मूव कर रही होगी तभी उसको स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे, बॉडी अगर रेस्ट पे भी है तब भी उसको स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। आगे आते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स पहली बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करा सकता है, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। भी हमने देखा भी था कि पहले स्पीड कम थी, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड बढ़ गई, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड कम हो गई। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये सीधे जा रहा था और फोर्स ऐसे लगा, इस तरीके से फोर्स लगा, बॉडी आगे की ओर जा रही थी, तो जो बॉडी का मोशन हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब बॉडी का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। याद रखिएगा किधर बॉडी का मोशन हो रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। शेप को चेंज कर सकता है। आप लोगों को पता ही होगा, आप कोई भी गुब्बारा ले लीजिए, मान लीजिए ये गुब्बारा है, ठीक है, इधर से हाथ से फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, तो क्या होगा, गुब्बारे का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा ना। तो इसका मतलब बॉडी का शेप भी चेंज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए इसमें हो सकता है जो भी हमने इफेक्ट्स देखे उसमें हो सकता है कोई एक इफेक्ट हो रहा हो, कोई दो इफेक्ट हो रहे हो, कोई तीन इफेक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है सारे के सारे इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करी गई है कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है, याद रखिएगा कैसा फोर्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब ये होता क्या है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो हमारे मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उनके एक्शन से, ठीक है, उनके एक्शन से जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, तो मसल्स के एक्शन से जो फोर्स लगता है, जैसे हम लोग अपना हाथ पैर हिला लेते हैं तो किस वजह से हिला रहे हैं, बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। इसके बाद कहा गया एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़। एनिमल जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे चलते हैं, चाहे लिखते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, एनिमल्स लाइक बुलक्स, डंकीज़, हॉर्सेस, कैमल्स यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। तो ये जो मस्कुलर फोर्स है ये लोग भी क्या करते हैं, कई सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। देखिए मस्कुलर फोर्स तभी लगेगा जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, याद रखिएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो तब लगता है जब दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी। जैसे मस्कुलर फोर्स तभी लगेगा जब जो बॉडी मस्कुलर फोर्स लगा रही है वो दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करी गई, भी हमने आपको बताया था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है और यहाँ पर एक मान लीजिए बॉडी रखी हुई है, इसका मास है m। हमने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स एक लगाया बॉडी पे, और बॉडी इधर चलना स्टार्ट करी, ठीक है। बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो राइट की तरफ है। तो क्या होगा, इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जो इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, और वही फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा मोशन के डायरेक्शन के। मतलब बॉडी जिधर मूव कर रही होगी उसके डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होता है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि मोशन का जो डायरेक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट होता है।
सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन इट्स सरफेसेस सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि दो बॉडीज़, ये जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई, तो दोनों बॉडीज़ क्या हैं, दोनों बॉडीज़ का अगर सरफेस आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट में ना, बिना कॉन्टैक्ट में तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए बॉडी हवा में होती, ठीक है, हवा में उड़ रही होती, तो क्या फ्रिक्शन लग रहा होता, तो आंसर है नहीं लग रहा होता। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब दोनों बॉडीज़ आपस में क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती हैं। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या कहा गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बिना दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में भी लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज, जो दोनों पास पास रखे हुए हैं। तो आपको पता है जब पास पास रखे हुए हैं तो बिना चिपकने के, मतलब बिना टच किए, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए फोर्सेस लग रहा है, अभी फोर्सेस लग रहा होगा, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। और क्या दोनों बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में हैं इस केस में, तो अभी तो कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया है। इसी तरीके से आपने मैग्नेट देखे होंगे, जैसे मान लीजिए एक पहला मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। अब क्या होने वाला है आपको पता चल गया होगा, जब भी सेम पोल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल, तो ये इधर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपस में कांटेक्ट नहीं था, फिर भी दोनों के बीच में क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि ये तब भी लग जाते हैं जब बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। तो वही यहाँ पर देखिए बताया गया है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के मैग्नेटिक फोर्स एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट पे लग सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने आपको बताया था, जिसमें चार्ज लिया था। चार्ज के केस में भी देखा था कि अगर मान लीजिए पहली बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी भी चार्ज है, ठीक है, इस केस में आपको पता होगा रिपल्शन होगा, बिना टच किए रिपल्शन हो रहा है। क्यों रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है दोनों चार्जेस सेम है, तो इसको कहेंगे लाइक चार्जेस। क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस कहेंगे। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। ठीक है, तो बिना कांटेक्ट के आप देख सकते हैं दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसा फोर्स कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। कैसा फोर्स कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब भी लगेगा जब एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। अब जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे अभी हम लोग ने मैग्नेटिक देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, उसी तरीके से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा होगा तो वो चार्जेस के बीच में लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स देखा तो मैग्नेट्स के बीच में लग रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। ऐसे मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, ये है सन और ये है अर्थ। ठीक है, अब क्या सन और अर्थ आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो बिल्कुल लगाते हैं। सन अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और अर्थ सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ये क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में होती है, तो आंसर बहुत सिंपल सा आएगा कि दोनों बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए बिना कांटेक्ट के जब फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स हो जाएगा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। तो देखिए आप लोग ने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा हो, जैसे मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो किधर गिरेगा, नीचे ही तो गिरेगा, अर्थ की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ये बॉडी पहले से ही टच में हो, ये अगर टच में नहीं भी है तब भी फोर्स लगता है अर्थ का, तो इसी फोर्स को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक छोटा डिफरेंस है, याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इसी तरीके से आपने देखा कि ये नॉर्थ था, ये साउथ था, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये नॉर्थ है, साउथ है, तो यहाँ पर भी रिपल्शन होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो अट्रैक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। अब देखिए ग्रेविटी की बात करेगी, ग्रेविटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है,
ठीक है, और ये कोई बॉडी है, तो बॉडी आपको पता है किधर गिरेगी, अगर छोड़ी जाए तो नीचे गिरेगी। किस वजह से गिरती है, तो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। किस वजह से गिरती है, ग्रेविटी की वजह से गिरती है। ठीक है, और ग्रेविटी किस में है, अर्थ में है, लेकिन ग्रेविटी जो है केवल अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हालांकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, वो सारे के सारे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब अगर सिर्फ कहा जाए कि ग्रेविटी अर्थ के पास है तो ये गलत है। ग्रेविटी आपको पता होगा मून के पास भी है, सन के पास भी है, सबके पास ग्रेविटी है। ठीक है, और अगर मून के पास अगर ग्रेविटी की बात करी जाए तो याद रखिएगा ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6, मतलब 1/6 ग्रेविटी है मून पे। इसीलिए अगर आपका वेट यहाँ पर 60 न्यूटन का है, तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं मून पे अगर आप जा रहे हैं तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 60 मतलब 10 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर वेट 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में प्रेशर की बात करी गई है कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला तो है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसका एक और नाम दे दिया जाता है पास्कल। क्या दे दिया जाता है, पास्कल। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। पहला तो फोर्स की डेफिनेशन याद रखिएगा कि प्रेशर की डेफिनेशन याद रखिएगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया को कहा जाता है प्रेशर। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। इसके बाद ये जो फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला है मेनली सॉलिड्स में लगता है। लिक्विड और गैसेस में अगर आप देखेंगे तो कुछ नियम होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो गैसेस एंड लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉटल है, पानी की बॉटल आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे से छेद कर दिए गए हैं। तो क्या हो रहा है, बराबर मात्रा में पानी बाहर की ओर निकल रहा है। अब पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वाटर था ये इसके वॉल पे प्रेशर लगा रहा था, तभी तो बाहर पानी आया। क्योंकि प्रेशर किधर की ओर लग रहा था, जो प्रेशर लग रहा था, जैसे मान ली यहाँ पे एक छेद कर देते तो पानी किधर की ओर निकलता, वॉल से ही तो बाहर निकलता, मतलब ये जो छेद होता है इससे तो बाहर निकलता। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है ये प्रेशर लगा रहा है किस पे, इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। मतलब जिस भी कंटेनर में वो प्रेजेंट होगा, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाता है कौन, लिक्विड। ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, वो हमेशा कहाँ प्रेशर लगाते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाते हैं। और याद रखिएगा जितनी ज़्यादा ये हाइट होगी, ठीक है, जो हाइट दिखाई पड़ रही है पानी की, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए एक छेद हमने यहाँ कर दिया और एक छेद हमने यहाँ कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं होगा, दोनों जगह प्रेशर जो होगा वो अलग अलग होगा। प्रेशर इस वाले में इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा और नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, प्रेशर इज़ एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सरफेस। अब देखिए प्रेशर कब लगता है, लिक्विड में प्रेशर तब लगता है जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं सरफेस के साथ में। ठीक है, और अभी हमने देखा था एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रेशर लग रहा है वो कहाँ पर लगता है, तो आपको पता ही है वॉल ऑफ कंटेनर पर लगता है। तो अगर आप देखें यहाँ मान लीजिए आपने एक छेद किया और छेद में एक छोटा सा यहाँ पे एक पाइप टाइप की लगा दी और इस पाइप में एक बलून भर दिया, बलून को फिक्स कर दिया है, तो क्या होगा, ये पानी यहाँ से निकलेगा और पूरा पूरा पानी कहाँ चला जाएगा, इस बलून चलाएगा और बलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, स्वेल कर जाएगा। क्यों स्वेल कर दिया, क्योंकि प्रेशर जो लग रहा था वो किस पे लग रहा था, इसी वॉल पे ही तो लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अब देखिए हम जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये हम लोग हैं, तो हम लोग के अगर आसपास देखेंगे तो हम लोग के आसपास भी तो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, हमारे आसपास भी क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड हम लोग पे क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। मतलब ये जो गैसेस हैं, जो एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है, ये हम पे क्या लगाती हैं, एक प्रेशर लगाती हैं। उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस, मतलब हम लोग के आसपास जो एयर प्रेजेंट है वो हम पे जो प्रेशर लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं।
ये बात आप लोग को फ़िलहाल याद रखनी है। और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जो एक और मशीन होती है जिससे ब्लड का प्रेशर मेजर किया जाता है, बीपी, जिसको बीपी कहते हैं, बीपी को मेजर करने के लिए जो मशीन होती है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHY, स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे क्या मेजर किया जाता है? बीपी मेजर किया जाता है। बीपी दो तरीके के होते हैं, एक हाई बीपी होता है और एक लो बीपी होता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए जो हाई बीपी होना चाहिए मैक्सिमम 120 होना चाहिए। 120 से अगर ऊपर है, 130 है, 140 है, इसका मतलब उसको हाई बीपी की दिक्कत है। और अगर दिक्कत हाई बीपी की हो, बीपी अगर किसी का बढ़ा हो, तो उसको हमेशा मीठी चीज़ खिलानी चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन पिलाना चाहिए, मतलब चीनी और पानी का घोल पिलाना चाहिए। और लो बीपी अगर किसी को है तो नॉर्मल केस में जो लो बीपी होता है वो 80 होता है। लेकिन अगर इससे कम है, 80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये होता है इसकी यूनिट। अगर 80 से कम है किसी का बीपी, इसका मतलब उसको लो बीपी की दिक्कत है। तो इसका बीपी बढ़ाने के लिए नमक वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, मतलब नींबू पानी पिलाइए, तो उसका बीपी क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखेंगे, बाकी हम लोग ने कई सारे वीडियोस पहले से बना चुके हैं, नोट्स के वीडियोस भी आ रहे हैं, MCQs भी बने हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सबको देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।